अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट फरहान फरीद। आप देख रहे हैं विनस स्पोर्ट्स। विनस स्पोर्ट्स में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और ग्रास रूट पे जो खेल खेले जाते हैं इन्हें प्रमोट भी किया जाता है, उन पर तबसरा तजिया भी पेश किया जाता है। आज हम जिस प्रोजेक्ट की बात करेंगे, हेल्पिंग हैंड है। यकीनी तौर पर कराची वालों के लिए तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि काफ़ी अरसे से हेल्पिंग हैंड जो है वो काम कर रहा है। किस तरह काम कर रहा है, कौन लोग हैं जो इस प्रोजेक्ट को लेके आए हैं और कहाँ से लेके आए हैं, किस अंदाज से आप इसका हिस्सा बन सकते हैं, सारी बातें करेंगे। हमारे साथ मौजूद है अल कौसर यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर अदनान अशरफ। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई। वालेकुम अस्सलाम। और हेल्पिंग हैंड के बानियों में से हैं, इस प्रोजेक्ट को लेके आए हैं, टेस्ट क्रिकेटर हैं और जानी मानी शख्सियत है, टेस्ट क्रिकेटर जलालुद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम जलाल भाई। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। जलाल भाई, हेल्पिंग हैंड काफी मशहूर हो गया है और नाम भी इसका हेल्प है और हैंड भी है माशाल्लाह से। कराची के लिए तो बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज है। ये किस तरह से काम करती है, कहाँ का प्रोजेक्ट है, किस माइंडसेट से लेके आए हैं और बच्चों के लिए इस तक पहुंचना कैसे है? देखें, हेल्पिंग हैंड बहुत बड़ी एनजीओ है, अमेरिका बेस है। सही। और काम तो बहुत सारे 20 मुल्कों में करती है। जहाँ वो ज़्यादातर डिजास्टर का काम करते हैं, कोई ऐसे अर्थक्वेक आ जाए, ये आ जाए, उसके साथ साथ उनके स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम भी होते हैं, जिसमें मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ चीज़ें सिखा रहा होता है कि ताकि वो लोग सीख के अपनी फैमिली को हेल्प आउट करें और एक उनका लाइफ स्टाइल थोड़ा चेंज हो और वो बेहतर जिंदगी गुजारें। सही। तो मैं उनके अमेरिका में था तो मैं उनके फंड रेजिंग प्रोग्रामों में जाता था और वहाँ देखता था। तो एक दफ़ा जब उनका स्किल डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट था तो मैं उसमें हेल्पिंग हैंड ने मुझे इनवाइट किया, मैं गया। तो जब वो फंड रेजिंग हो रही तो उस वक्त मुझे ख्याल आया कि ये जो स्किल है जिसमें IT सिखा रहे हैं या काटना सिखा रहे हैं या कुछ और बनाना सिखा रहे हैं, तो क्रिकेट तो एक बहुत बड़ी स्किल है। इस लिहाज से जो इनका ऑब्जेक्टिव है कि ये अब सीखें और अपनी फैमिली को उठाएं, तो मैंने उन्हें फिर एक प्रपोजल दिया कि भाई क्रिकेट पाकिस्तान में खासतौर से बहुत बड़ी स्किल है। बच्चा किसी भी लेवल पे खेल लेता है तो वो जो आप सिखा रहे हैं इनको, उनसे हर लिहाज से वो फाइनेंशियली बेहतर होगा। सही। ये बात उनकी समझ में आ गई और वो उन्होंने फिर मेरा प्रपोजल अप्रूव किया और 3 साल का हमने प्रोजेक्ट दिया था। क्योंकि मैं बहुत अरसे से इस बात पे अड़ा हुआ हूं कि जी अगर पाकिस्तान क्रिकेट सही होगी तो ग्रास रूट से होगी और वो भी लॉन्ग टर्म पे होगी। जैसे हमने देखा बांग्लादेश 5 साल के लिए अपने पास बच्चे रखता है, नेबरिंग कंट्री जो है वो उस 3-4 साल के प्रोग्राम रन करें। यहाँ तो 6 हफ्ते से ज्यादा प्रोग्राम ही नहीं होता था। तो एक तो मेरा यह खुद का एम था कि हम डेवलपमेंट करें लॉन्ग टर्म पे और छोटे बच्चों की करें। तो ये आइडिया हमने उनको दिया, उन्होंने अप्रूव कर लिया। तो अमेरिका से मैंने इसकी फंडिंग यहाँ करा, यानी जो प्रोजेक्ट था उसका एक बजट बना। उस बजट में हम बच्चों को फ्री कोचिंग नहीं दे रहे, खाली उन पे बहुत सारी चीजें इन्वेस्ट की। कपड़े देते थे, उनको मैचेस खिलाए, उनको टूर पे ले गए, उनको ड्यूरिंग द मैचेस इन प्रैक्टिस सेशन सब उनको रिफ्रेशमेंट, ये वो एक क्वालिटी जो कोचिंग थी वो हमने उनको दी। तो इसका इनिशिएट ऐसे हुआ कि वो स्किल डेवलपमेंट उनके पास ऑलरेडी है, हेल्पिंग हैंड के पास बहुत बड़ी एनजीओ है और उसमें हमने इनको क्रिकेट का डाला और ये प्रोजेक्ट हमने उसके तहत किया। तो ये प्रोजेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि मैं कराची में पैदा हूं तो मैं चाहता था इसको कराची से शुरू करूं। मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ इसको लॉन्च करा और बल्कि जब हम शुरू करने वाले थे तो हमने 7 जोनों को लिखा कि आप अपने इस एज के बच्चे हमें दें, हम उनके ट्रायल लेंगे। अच्छा। हमने 7 जोनों को लिखा और फिर मैं खुद नदी उमर के पास गया जो कि उस वक्त भी प्रेसिडेंट थे कराची के। मैंने उन्हें बताया कि ये प्रोजेक्ट मैं लाया हूँ और इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये बच्चे क्वालिटी प्लेयर बने और जाहिर है ये बच्चे मुख्तलिफ क्लब के हैं, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के सीखेंगे, या तो क्लब से खेलेंगे, डिस्ट्रिक्ट से खेलेंगे। ना मैं कोई एकेडमी बना रहा हूँ, ना मैं इनको क्लब में ला रहा हूँ अपने। अमूमन ये होता है ना, आप किसी को कुछ दे दोगे मेरे क्लब में आओगे तो होगा, तो वरना ये तो कुछ नहीं, अपने क्लब से खेलेंगे, अपने रीजन से खेलेंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट से खेलेंगे। अल्टीमेट फायदा रीजन को होगा। तो आप भी हमें कुछ फैसिलिटेट करें। सही। तो उस वक्त वहां पे मैंने उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने, मैं राइटिंग में ले गया था उनके पास कि भाई आप आधा दिन हमारा KCC स्टेडियम एक दिन इस्तेमाल कर लें। हमने ठीक है, मगर वो आज तक जो माफिया जिसे हम कहते हैं नहीं दिया, उन्होंने हमें आज तक करने नहीं दिया। फिर हमने किसी और स्टेज पे उन्होंने याद दिलाया कि भाई आपने कहा था नहीं हो रहा। फिर उन्होंने कस्में खाई कि नहीं भाई ये तो आपको मिले ही मिलेगा, जुमे को मिलेगा, आज तक नहीं मिला। फिर इसी तरह कुछ जोनों ने जो बच्चे आते थे हमारे पास उनको रोकना शुरू कर दिया कि आप वहां जाओगे तो ये हो जाएगा। वो बेचारे पेरेंट डर जाते हैं। तो जो बच्चे शुरू में सिलेक्ट हुए 3, 4, 5 वो नहीं भी आए, नुकसान किसका हुआ? उन बच्चों का हुआ और क्रिकेट का उन्हें नुकसान हुआ, कराची को डिस्ट्रिक्ट का
रीजन को नुकसान, अगर अच्छे होते तो कहाँ से खेलते इसे। सही। तो इस तरह की नेगेटिव मेंटेलिटी वाले जो लोग हैं वो कराची की क्रिकेट को तबाह कर रहे हैं। तो ये प्रोग्राम बहुत अच्छा था, हम उसकी डिटेल बताएंगे। इन्होंने भी हमारे साथ, अदनान ने काम किया, फिजिकल साइड पे हमने इनका रोल डाला। तो इसमें 4 फेजेस में हमने इसको डिवाइड किया था और इसमें हमने बड़ी टेक्टफुली इसको हैंडल किया और माशाल्लाह से आपने देखा कि इसकी फाइनल हमने ग्रेजुएशन सेरेमनी भी की, मगर ये एक लॉन्ग प्रोसेस था। अदनान साहब आप भी कुछ बताएं। आप जो है वो मुल्क से बाहर कतर में भी जो है वो इस तरह के प्रोजेक्ट पे काम कर चुके हैं, लेकिन ये हेल्पिंग हैंड कैसा लगा और आपने कैसा देखा और क्या बोलेंगे इसके बारे में? असल में जलाल भाई ने ये 3 साल का प्रोजेक्ट तो बता दिया, लेकिन इस 3 साल के प्रोजेक्ट में जो उससे पहले की जो वर्किंग थी वो, जब मैं कतर में था 2024 में पाकिस्तान आया, तो उससे पहले 5 साल पहले की बात है, 4-5 साल पहले की, कि हमारी वहाँ से अमेरिका में ही होते थे, वहाँ बड़ी कन्वर्सेशन होती थी कि कुछ मेरे अपने जाहिर बात है एक्सपर्टीज़ थी सोशल सेक्टर से रिलेटेड, और ये जाहिर बात है पहली दफ़ा जलाल भाई, और मैं ये कहता हूँ ये जो प्रोजेक्ट था ये पाकिस्तान की स्पोर्ट्स का सबसे यूनिक प्रोजेक्ट है, यानी पाकिस्तान के स्पोर्ट्स में आज तक कोई ये प्रोजेक्ट लेके ही नहीं कोई आया ना इस तरह का। तो ये मेरे लिए भी बहुत अट्रैक्टिव था और मैं 2012-13 से इनके साथ में इंटैक्ट हूँ। तो वहाँ से भी इन चीज़ों पे हमारी कम्युनिकेशन होती थी, प्लानिंग होती थी, और लोगों से भी इनका जाहिर बात है नेटवर्किंग होगी। तो ये एक्चुअली मैंने ये देखा कि बांग्लादेश का जलाल भाई खुद देख के आए। अच्छा, ये बेंगलोर में एक स्पोर्ट्स स्कूल डेवलप हुआ है, यानी आप देखें पूरी दुनिया में डिफरेंट तरीके से जो है प्रोजेक्ट आ रहे हैं, और वो सारे जो एड्रेस करते हैं, सारे जो यानी जहाँ से यानी जिसको टैलेंट को जैसे ग्रूम करना है, यानी स्पोर्ट तो हो गया, अब उसको ग्रूम भी तो करना है, कि चैनलाइज तो बाद में होगा। तो वो जो जगह है वो ग्रास रूट लेवल ही है। तो बेंगलोर में स्पोर्ट्स स्कूल जिसमें कि एजुकेशन ही जो है स्पोर्ट्स को एज ए टूल इस्तेमाल किया गया, इसी तरह बांग्लादेश में भी है। तो ये जो प्रोजेक्ट है मतलब उससे बिल्कुल समझ लें कि 19-20 वैसा ही प्रोजेक्ट है। तो ये बड़ा अट्रैक्टिव प्रोजेक्ट, जाहिर जब हम पढ़ते हैं, जब हम रिसर्च करते हैं और दुनिया को देखते हैं, तो ये चीज़ें जो है ना मजीद और एक्सप्लोर होती हैं, सामने आती हैं। तो अब जब मैं 2024 दिसंबर में यहाँ आया, तो मेरी ख्वाहिश थी कि कोई इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म मिले। तो अल कौसर यूनिवर्सिटी में जब मैंने ज्वाइन किया तो जलाल भाई से ऑलरेडी मेरी कम्युनिकेशन तो थी। तो अब हमने यहाँ पे ये सोचा कि, और ये भी इस चीज़ के ऊपर बड़े इंटैक्ट हैं कि स्पोर्ट्स एजुकेशन और कोचिंग एजुकेशन पे काम होना चाहिए। तो अल कौसर के प्लेटफॉर्म को मैंने इस्तेमाल करते हुए फिर जलालुद्दीन क्रिकेट एकेडमी के साथ मैंने अपनी मैनेजमेंट को एग्री किया, हमने एक MOU किया। तो हम अभी भी आगे मजीद और हमारे प्रोजेक्ट हैं जिसपे हमने काम करना है ऑन दी बिहाफ ऑफ अल कौसर यूनिवर्सिटी और JCA, तो उस पर भी हमारा बातचीत चल रही है और इंशाल्लाह हम उसको लेके आएंगे। तो हेल्पिंग हैंड के इस प्रोजेक्ट के अंदर जो मैं एज ए फिटनेस ट्रेनर था, और जो मेरी एक विजन था कि ग्रास रूट लेवल से ही फिट स्किल तो सब सिखा ही रहे होते हैं, लेकिन फिटनेस अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है। अभी आपने जितने भी टेस्टों की बात की है, वही बात आ गई कि एकेडमी लेवल पे जितनी भी एकेडमीज काम कर रही हैं, वो क्या स्किल के साथ साथ क्या फिटनेस की अवेयरनेस है, और कोचेस को चाहे वो किसी भी गेम से रिलेटेड हो, नॉट ओनली क्रिकेट, फुटबॉल हो, हॉकी हो, व्हाटएवर, कोई भी गेम का कोच हो, उसको फिटनेस की जो बेसिक गेजिंग जो है ना, उसकी अवेयरनेस बहुत होना जरूरी है। बात ये याद है कि प्रिपरेशन आप क्या करा रहे हैं, तो प्रिपरेशन जो है ना बहुत जरूरी है। और इस हेल्पिंग हैंड के प्रोजेक्ट में जो हमारे पास स्टफ था, उसको 3 साल में ये पता लग गया कि उसको अपनी इंड्योरेंस कैसे डेवलप करनी है, उसको अपनी स्पीड कैसे, यानी उसको अवेयरनेस हमने दी है। अब अवेयरनेस के बाद अब उसने जितना, और हम अभी भी उनके लिए अवेलेबल हैं, जब वो हमें अप्रोच करेंगे हम उनके लिए उनको ज़रूर सपोर्ट करेंगे, नॉलेज के हवाले से, ट्रेनिंग के हवाले से। ये हमने जब हमारी ग्रेजुएशन सेरेमनी हुई है लास्ट कुछ दिनों पहले, तो हमने ये उनको बात कही है, जलाल भाई ने भी बात कही और हमने भी बात कही कि अगर आपको जहाँ भी कोई भी सपोर्ट ज़रूर टेक्निकली हम हाजिर हैं। इसमें जो सबसे अहम बात रही इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर 3 साल में, कि जलाल भाई के प्रोग्राम में ग्रेजुअली चीज़ें जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़नी है, ताकि उन बच्चों को वो बात समझ में आए। और इनके पास जो ह्यूमन रिसोर्स थी, जो कोचेस थे, वो भी डेफिनेटली जलाल भाई उनको भी ब्रीफ करते थे, और हमारे साथ भी ब्रीफिंग यही चल रही थी कि इनको किस तरह डेवलप करना है। सबसे अहम चीज़ ये है कि हमने उनको सिनारियो बना के उनको प्रोसेस समझाया, जो मुझे भी बड़ा इस प्रोजेक्ट के अंदर सीखने को मिला, कि अगर एक बॉलर है, अगर उसको ज़्यादा विकेटें लेनी तो वो कैसे लेगा, उसके पास स्किल तो है, उसको हमने फिटनेस की भी अवेयरनेस दी, लेकिन वो प्रोसेस से कैसे गुजरेगा विकेटें ज़्यादा लेने में। इसी तरह अगर बैट्समैन है और उसको रन ज़्यादा बनाने हैं, तो बैटिंग स्किल्स तो वो तो बहुत अहम है, साथ में फिटनेस भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो उस प्रोसेस से कैसे गुजरेगा रन बनाने वाले। तो ये एक सबसे अहम चीज़ है।
और जो यानी जो बेसिक गेम, किसी भी गेम की जो बेसिक है, जब तक वो स्ट्रांग नहीं होगी तो मॉडर्न डेज स्पोर्ट्स के अंदर चाहे वॉट एवर क्रिकेट हो या हॉकी हो, वहां पे एडजस्ट होना जो है ना वो काफी चैलेंजिंग। पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स और डिक्लाइन पे गई है उसकी क्या वजह है? मतलब अवेयरनेस नहीं थी स्पोर्ट्स की या क्या था? कौन सी अच्छी चीज थी जो लाइक कर रहे थे? देखिए, पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स डिक्लाइन पे गई है, क्रिकेट को आप कहते हैं कि अलग रखें क्योंकि वहां पैसा बहुत है। एक्चुअली ये जो डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स थी ना, क्योंकि हमारा जो कल्चर है वो यानी वो लोअर मिडिल से प्लेयर आता है, तो जब लोअर मिडिल क्लास से जो प्लेयर आता है उसको जो है मंथली इनकम की जरूरत होती है, तो उसके लिए हमारे लिए डिपार्टमेंट जो स्पोर्ट्स है ना वो बहुत जरूरी है। नॉट ओनली क्रिकेट, स्पोर्ट्स बहुत जरूरी है, लेकिन क्रिकेट में पैसा बहुत है। अब मसला ये कि जहां पैसा बहुत होता है वहां पे चीजें जो है नेगेटिव भी होती हैं, तो ये चीज जो है बड़ी जरूरी है कि अगर हम कैरियर ओरिएंटेड स्पोर्ट्स, जो हमारी पाकिस्तान का कल्चर यही है कि कैरियर ओरिएंटेड जो बनाए हम, तो उसमें जो है हमारे पास जो स्टेबिलिटी भी आएगी, जैसे पहले स्टेबिलिटी थी, यानी प्लेयर्स को खेलने का मौका मिलता था। जिस तरह इन्होंने अपने कस्टम का बताया कि कोई स्पोर्ट डिवीजन नहीं था, दूसरे डिपार्टमेंट्स के अंदर स्पोर्ट डिवीजन थे, अपने तौर पे ये रन करते थे। तो कहने का मकसद ये कि वो जो एक सीजन आके खेलता था डिपार्टमेंट से खेलता था ना, तो वो जो परफॉर्मेंस होती थी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब जो जिस तरह ये डिफरेंट किस्म की लीग्स आ गई हैं, तो उसमें जब पैसों की इन्वॉल्वमेंट हुई है उसमें सारे प्लेयर तो परफॉर्म नहीं कर सकते ना। सारी बात है, एक बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ प्लेयर जो परफॉर्म करते हैं। डिपार्टमेंट का ये होता है कि उसमें मैक्सिमम प्लेयर जो है परफॉर्म कर रहे होते हैं, और आपको ग्रेजुअली जो है ना प्लेयर बैक टू बैक मिल रहे होते हैं, और उनकी बेसिक भी अच्छी होती है, क्योंकि उसमें डेफिनेटली 3 डेज क्रिकेट, 4 डेज क्रिकेट या 50 ओवर्स क्रिकेट जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जलाल भाई, आप सिर्फ कराची में काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल में भी जो है वो आपका काम है? अभी तो ये प्रोजेक्ट तो कराची का ही था, मगर मैं अमेरिका में भी कुछ चीज़ें करता रहा हूँ। मैं कोचेस को भी पढ़ाता हूँ और एकेडमी भी रन करी हुई है वहाँ पे, प्लस ये कि मुख्तलिफ टीमों के साथ कोचिंग भी की हुई है, तो वहाँ पे भी करता हूँ। मगर अब मेरा फोकस ज़्यादा वापस पाकिस्तान की तरफ हो गया है, और अब ये प्रोजेक्ट यहाँ ख़त्म हुआ, हमसे दूसरा प्रोजेक्ट करने को कह रहे हैं। वो अब देखते हैं हम किस शहर में करते हैं, जाके वो दूसरा करेंगे। उसके साथ साथ हम कोचेस की डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, अलकौसर के साथ भी कर रहा है। और इस प्रोजेक्ट के हवाले से मैं ये बताऊँ, जो प्रोजेक्ट तो हमें दे दिया, मगर जो लोग इसमें हमें सपोर्ट करा, जिन्होंने हेल्पिंग हैंड में खासतौर से इसमें इलियास चौधरी साहब थे, जो कि डायरेक्टर स्पोर्ट्स, जो डायरेक्टर डेवलपमेंट थे, उन्होंने बहुत इंटरेस्ट लिया। फिर उनके सीईओ जो जावेद सिद्दीकी थे, वो यहाँ आके खुद देखे, क्योंकि उनके लिए भी नई चीज थी इस स्किल डेवलपमेंट फॉर इन स्पोर्ट्स। बाकी एरिया में तो वो कर रहे थे, तो उन्हें कुछ लोगों को ये बात समझ नहीं आई कि ये क्या है। जब वो यहाँ आते थे, देखते थे, हमारे सेशन में हम उन्हें बुलाते थे और उन्हें लेक्चरों में ले जाते थे, तो वो फिर उनको बहुत ही ज्यादा इसमें इंटरेस्ट पैदा हो गया, और वो बहुत इस बात से खुश हुए कि हमने ये प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर किया है। तो इसमें उन लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा हेल्पिंग हैंड की तरफ से, जो लोगों ने इसको सपोर्ट किया। वो टाइम टू टाइम यहाँ विजिट करते रहे, 8-10 लोग मुख्तलिफ वक्तों में आए इस प्रोजेक्ट को देखने के लिए, जब वो पाकिस्तान आते थे, और अमेरिका से भी आए और यहाँ के लोकल लोग भी आए, और सब ने इसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट किया। किसी ने नहीं कहा ये क्या मजाक हो रहा है, ऐसा नहीं था, सब ने देखा। असल में यहाँ पे डेवलपमेंट एक पूरा एक साइंस ही हम उसको कहेंगे है। हमने 4 फेजेस में इनको लर्निंग स्टेज बनाई थी, और फिर हमने एक्चुअली आपको वो स्टेज पे लाना होता है, या वो फेज में लाना होता है जब आप ये कह सकेंगे ये सीख गया है। वो स्टेज कहलाती है अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंसी। यानी कि आप जैसे गाड़ी चलाते हैं तो आप कॉन्शियस होकर तो नहीं चलाते ना, आपको अनकॉन्शियसली आप गियर ये वो करते हो, दिमाग आपका कहीं होता है, लेकिन आपका वो अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंसी कहलाती है, ठीक है ना। तो जब प्लेयर सीख लेता है तो वो वाली स्टेज में, उसको उस स्टेज पे लाने के लिए कई स्टेज से गुजरना पड़ता है। तो ये प्लेयर, क्योंकि अंडर 15 प्लेयर थे, जब हमने इनका सिलेक्शन कर लिया तो हमने इनकी असेसमेंट की, तो ये लोग जो थे कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंट थे, फिर हमने इन्हें कॉन्शियस कॉम्पिटेंट बनाया, फिर फाइनली इन्हें अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंट, और इस प्रोसेस में हमने इनको 1-to-1 भी क्रिकेट खिलाई, हमने इनकी जिसे कहते हैं थ्रो डाउन कराएं स्किल्स की डेवलपमेंट के लिए, हमने इनके वे टूल्स भी इस्तेमाल किए जो हमारे पास थे। हमारे पास बैट सेंस था, हमारे पास रेडार कोच था, हमारे पास बॉलिंग मशीन थी, और दूसरे टूल थे जो फिजिकली हम यूज करते थे। तो इनको ये सबसे बड़ा जो मसला है जो मैं यहाँ देखता हूँ, हर आदमी वो थ्रो डाउन कर रहा होता है, वो समझता है इससे सीख जाएगा। नहीं, वो एक प्रोसेस का तो हिस्सा हो सकता है थ्रो डाउन, मगर क्या वो स्किल उसने सीखी, उसके लिए एक नंबर ऑफ रेपिटेशन चाहिए, और आपको मॉनिटर करना है, और आपके पास डेटा होना चाहिए कि अगर इसने 500 बॉलें खेली हैं तो कहाँ किस स्टेज पे पहुंचा होगा। फिर आप उसको अल्टीमेटली फाइनली आप
अंडर प्रेशर मैच में चेक करते हैं। तो ये ऐसा आसान काम नहीं है, बस आप डेवलप करें, आप थ्रो डाउन, हर एकेडमी में थ्रो डाउन कर रहा है, और थ्रो डाउन भी ऐसे कर रहा है कि वो गलत भी खेल रहा है तो देख नहीं रहा, बस फेंके जा रहा है। तो ये यहाँ एक बेसिक कॉन्सेप्ट बन गया है जो कि बहुत गलत है, उससे प्लेयरों को नुकसान हो रहा है। बायोमैकेनिकली भी देखना होता है कि उसकी अलाइनमेंट वगैरह, या उसका जो असल काम है क्रिकेट में वो है जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। वो कैसे इंप्रूव होगी? वो ऐसे होगी जब उसकी स्किल अच्छी होगी तो उसका डिसीजन मेकिंग भी हो। मेंटली उसको स्ट्रांग करना है, वो कैसे होगा, उसका एक अलग प्रोसेस है। उसे हम अंडर प्रेशर टारगेट मैचेस ये खिलाते हैं। तो कहने का ये पूरा प्रोसेस था, ऐसे नहीं है कि बस खिलाया और थ्रो डाउन करी और प्लेयर बन गया, ऐसा नहीं है। उन्होंने आज तक ये चीज सीखी नहीं थी। बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है और टेक्निकल पॉइंट बताए जा रहे हैं, और ऐसी शायद गुफ्तगू आपने कमी प्रोग्राम में शुरू होगी, लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक का टाइम हुआ। ब्रेक के बाद यहीं से जहां से सिलसिला मुनक़ता हुआ है यहीं से शुरू करिए ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही थी कि एकेडमी में किस तरह काम होता है और किस तरह काम होना चाहिए, कौन कौन से ऐसे इक्विपमेंट हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपने किस वक्त कहाँ इस्तेमाल करनी है। जलाल भाई, आप बता रहे थे कि हर एकेडमी में अक्सर हम देखते हैं आर्म के जरिए जो है वो प्रैक्टिस कराई जा रही है, लेकिन उसका तरीकाकार होता है, हर जगह कराई जाती है, लेकिन हर वक्त इस तरह की प्रैक्टिस नहीं होती। देखिए, यहाँ एक बस कॉन्सेप्ट, एक तो पावर हिटिंग का दिमाग से अगर निकल जाए, आपको ये देखना है कि जो बच्चा आपके पास आया उसका पहले तो सबसे पहले लेवल देखते हैं, उसका लेवल ऑफ द गेम क्या है, तो उस हिसाब से भी उसकी डेवलपमेंट होती है। या 8 साल के बच्चे को हम देख रहे हैं एकेडमी में किताब पढ़ा रहे हैं, पर किताब सिखा रहे हैं, भाई वो पढ़ने नहीं आया, वो सीखने आया है। आप उसको ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करें कि वो काम करे जो आप उससे चाह रहे हैं। पढ़ने का भी एक टाइम आएगा जब वो यानी कि खुद से पढ़ के सीखेगा। 8 साल का 10 साल के बच्चे को आप अगर इस तरह की करेंगे वो बोर हो जाता है, उसको तो एक्टिविटी चाहिए, इन्वायरमेंट दें, उसको गेम खिलाएं। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ, जो कोचेज हैं वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं है हर एज को सिखाने के। अच्छा, आपने बात की थ्रो डाउन की, वो अपना एक उसकी वैल्यू, मगर आप ये याद रखें जो थ्रो डाउन है वो एक बिल्कुल बेसिक प्रोसेस है, उससे 5% भी आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट में काम नहीं आती वो, मगर वो रेपिटेशन के लिए अच्छा है आपको। मगर जब आप फेंक रहे हैं तो रेपिटेशन करा रहे हैं, तो उसकी बाकी चीजें तो देखें जो वो उसे करनी है वो कर रहा है नहीं कर रहा। फिर हम रैंडम पे आते हैं। अभी तो आप फेंक रहे हैं एक जगह, उसको पता है खेली उसने बॉल, फिर आप उसको आगे पीछे फेंकें तो उसको देखें मूवमेंट क्या है, वो रैंडम पे आ जाते हैं। फिर हम नेट में ले आते हैं, फिर नेट से हम मैच में ले आते हैं, मैच से फिर हम कॉम्पिटिटिव मैच में ले जाते हैं। तो आपको इस तरह पता चलता है कि ये जो सीखा है वो कितनी हद तक अप्लाई कर रहा है। अगर 80% पे आप ले आते हैं तो दैट इज सक्सेस। और जो हमारे टारगेट्स थे कि हम ये अंडर 15 के बच्चे हैं, ये हम इन्हें रीजनल तक ले जाएंगे, यानी जब ये फारिग हो रहे होंगे तो अल्लाह का शुक्र है कि 80% बच्चे ऐसे हैं जो रीजनल में अपनी एज में कोई 15 में खेला, कोई 17 में, कोई 19 में खेला, तो बहुत बड़ी सक्सेस है ये। अच्छा, इससे खाली हमने उन्हें नहीं सिखाया, हमारी अपनी बहुत लर्निंग हो गई, हमने बहुत सी चीजें सीखी है इससे। और इंशाल्लाह अगला प्रोग्राम हमें वो देखते हैं हम कहाँ करते हैं, वो हमसे कह रहे हैं कि करें, किसी और शहर में करेंगे। यहाँ पे तो चैलेंजेस बहुत है, रुकावटें बहुत डाली गई ना इस प्रोग्राम में कि ये क्यों कर रहा है, इन्हें नहीं करने जाएगा, ये पैसे डॉलर कमा रहा है, ये कर रहा है, इस तरह की बात है। ये नहीं देख रहा है कि फायदा बच्चों को हो रहा है। तो ऐसे लोग यहाँ बहुत हैं। तो मकसद ये है कि हम तो ये काम कर रहे हैं, मगर जो इसमें चैलेंजेस भी आए। चैलेंजेस कैसे आ रहे हैं? कुछ जोन वाले लड़कों को नहीं आने दे रहे हैं, रोक रहे हैं, उनके पेरेंट्स को डरा रहे हैं, ठीक है ना, और ये कह रहे हैं जी जलाल साहब डॉलर कमा रहे हैं। तो भाई बात यह कि जलाल साहब अगर डॉलर कमा रहे हैं तो बच्चों को तो जो कोचिंग मिल रही है वो फ्री मिल रही है। आप कोई ऐसा काम कर दें जो अपने जोन में, डिस्ट्रिक्ट में या रीजन में, कि बच्चों को क्वालिटी कोचिंग फ्री दिला दें। हमने तो खाली क्रिकेट नहीं सिखाई है उन्हें, हमने उनका पूरा ओवरऑल उनको ग्रूम किया है कि अच्छा इंसान बनाने की कोशिश की। कैरेक्टर बिल्डिंग के लेक्चर अलग हुए, मेंटल हेल्थ के अलग लेक्चर हुए, हम उन्हें विजिट कराई, हमने वहाँ ले गए जो ऐसे बच्चे हैं जो कि बेचारे उनके पास ये अपॉर्चुनिटीज नहीं है, आगोश में ले गए, फिर हैदराबाद में हम उनको ले गए, वहाँ हमने दिखाया उनको
जो थोड़े बच्चे हम जिसे हम कहते हैं क्या कहलाते हैं, राशिदाबाद तक हाँ राशिदाबाद में मेंटली रिटार्डेड, हाँ जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनके दिखाया कि देखो आप कितने अच्छे, और इस तरह की उनको हमने एहसास दिलाया कि आप बहुत अच्छे उसमें हो, इनको देखो बेचारों को ये किस हाल में है कि इनको हम कुछ करना भी चाहें तो ये नहीं कर सकते। तो ये सारा उनको हमने खाली क्रिकेट नहीं सिखाई, उनकी ओवरऑल ग्रूमिंग की है। और उसमें काफी चीजें उन्होंने, झूठ बहुत बोलते थे बच्चे, ये झूठ बोलने का कॉन्सेप्ट है, वो उनको हमने बहुत बताया कि झूठ बोलने के क्या नुकसान है, क्या फायदा, मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से भी झूठ बोलना बहुत बुरी बात है। तो ये एक स्पेशल प्रोग्राम इसलिए बार बार कह रहे हैं, और इसमें हेल्पिंग हैंड ने भरपूर हिस्सा लिया। वो भी ये चाहते हैं कि खाली क्रिकेट ना सिखाएं, इनको एक अच्छा कैरेक्टर दे ताकि माशरे में एक अच्छे इंसान के तौर पे आए। जो कि हम क्रिकेट को देख के या प्लेयरों को देखते हैं ना, दे आर वेरी, मतलब मैं उनको ये कहूंगा कि वो कमिटमेंट ही को पूरी नहीं करते। 500 के लिए एक बात को छोड़ के जाइए, ये एक कैरेक्टर बिल्डिंग का बहुत बड़ा पार्ट है कि आपने अगर किसी से कमिटमेंट कर ली तो उस पर स्टे करें, चाहे आपको नुकसान भी हो रहा हो। ये कोई नहीं सिखाता उनको, वो 500 रुपए के और ज्यादा मिले वहां चले गए। जैसे हम देखते हैं कि आस्ते आस्ते लाला जाती है, फिर बच्चे मैच फिक्सिंग में मुलव्वस जो होते हैं, नीचे से शुरू होते हैं। आपने बड़ी अच्छी ग्रूमिंग की बात की। हाँ, तो उनको ये बाकायदा लेक्चर्स हुए उनके, जो स्पेशल लोग थे उन्होंने लेक्चर दिए, टीम बिल्डिंग पे दिए हैं, कैरेक्टर बिल्डिंग पे दिए हैं, लॉज ऑफ गेम सिखाए हैं उनको हमने विजिट कराए हैं मुख्तलिफ जगहों पे। तो जो बार बार कह रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट जो था ये डिफरेंट प्रोजेक्ट था, खाली क्रिकेट के लिए नहीं था। मगर लोगों को जो तकलीफ थी वो भाई होती रहे, हम तो ये काम करते रहेंगे, हमसे तो हेल्पिंग हैंड खुश है, वो हमें मजीद डॉलर देने को तैयार है, हम वो डॉलर उनसे लेंगे, मगर हम उसको पे बैक करेंगे उन बच्चों पे जो बेचारे डिजर्विंग है, जिनको जोन डरा रहा होता है, जिनको ये करा। अच्छा, एक बात और समझाऊं आपको मैं, देखिए जो भी जोन का ओहदेदार है सही, वो समझता हम जो जिसको क्रिकेट खिला रहा है उसमें हम एहसान कर रहे हैं। वो भाई ये तो तुमने जब इलेक्शन जीता तो ये आपकी जो मैंडेट है उसमें शामिल है कि आप क्रिकेट डेवलप करो। सही, या उल्टा होता है, उन्हें प्रेस कर रहा होते हैं, उन्हें डरा रहा होते हैं, उनसे पैसे ले रहा होते हैं, जो काम उनको करना है वो नहीं कर रहा बल्कि दूसरा काम कर रहा है। तो एक तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते कि उनकी है क्या, बाय कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उनको क्रिकेट डेवलप करनी है। यहाँ क्या हो रहा है, एक बच्चा क्रिकेट सीखना चाह रहा है, फ्री में सीखना चाह रहा है, उसको डरा रहा है, वहां गए तो मैं तुम्हें जोन से नहीं खिलाऊंगा। तो इस तरह की जो नेगेटिव थॉट्स हैं ये हमें चेंज करनी पड़े। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि स्ट्रक्चर हमारा क्रिकेट का सही है, लोगों को चेंज करने की जरूरत है। और जो अब ऐसे लोग होगा जिनको सुनाई नहीं दे रहा, चला नहीं जा रहा, उनको अब हटाओ और नए लोगों को लाना की जरूरत है। मगर लायक कौन से, जिन्हें ये काम करने के अंदर एक तो एहसास हो कि हम किस लिए ये काम कर रहे हैं, और जो हमारे बड़े क्रिकेटर खेल चुके हैं वो अपने अपने एरिया में करें, पे बैक करें। या पे बैक करने का कॉन्सेप्ट ही नहीं दुनिया में। लोग जो अमीर हो जाते हैं वो पे बैक करते हैं, और पे बैक करके वो माशरे को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। हम वो कोशिश कर रहे हैं एक हद तक, बाकी लोग भी करें तो मिलके अगर सब करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। अदनान में पाकिस्तान की वुमेन्स क्रिकेट का हमने हाल देखा, अभी T20 वर्ल्ड कप के अंदर इंतहाई नाकिस परफॉर्मेंस रही। इनिशियल स्टेज के ऊपर जैसे हेल्पिंग हैंड काम कर रही है, अगर इन लड़कियों पे काम किया जाए, उनकी फिटनेस पे काम किया जाए, अवेयरनेस दी जाए, काफी गैप है हमारा और वर्ल्ड में देखा जाए वुमेन्स के अंदर, कोई भी स्पोर्ट्स हमारा। देखें, वुमेन्स क्रिकेट के लिए जो है ना अब बहुत इंप्रूवमेंट हो गई है, क्योंकि मैं 2012-13 से पीसीबी ने पैसा तो बजट कस्टम क्रिकेट एकेडमी के साथ काम किया, और वो देखें वही जो 4-5 जो फीमेल क्रिकेटर्स हैं जिन पे स्किल पे भी काम हुआ, फिटनेस पे काम हुआ, तो उनकी फिटनेस में और जो पाकिस्तान से दूसरी जो फीमेल क्रिकेटर्स हैं बहुत बड़ा फर्क है। अभी मैं एक सेशन करा रहा था, उसमें ज़ाहिर बात है ये जलाल भाई उसमें फाउंडेशन कोर्स कराते हैं ICC का, उसमें फिटनेस का भी सेशन था। तो उसमें मैंने जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उनको मैंने एक पिक्चर दिखाई पाकिस्तान की जो वुमेन्स रनिंग करते हुए, तो उसके अंदर यानी इतना बड़ा फ्लॉज है, इतना बड़ा गैप है कि ऐसा नहीं है कि पीसीबी के जो ट्रेनर्स हैं वो ट्रेनिंग नहीं करा रहे होंगे। बात वही आ गई कि वो जहां से टैलेंट प्रोड्यूस हो रहा है उनका रनिंग स्टाइल ही ठीक नहीं है, उनका नी नहीं उठ रहा, उनका हैंड मूवमेंट नहीं है, उनका हेड की पोजीशन सही नहीं है। तो अब जब आप प्रॉपर वो टो पे नहीं है, तो मसला ये है कि रनिंग तो हो रही है लेकिन क्या वो क्वालिटी रनिंग हो रही है, और क्वालिटी रनिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या ये प्रोसेस पता है? यानी ये जो बात अभी जलाल भाई कह रहे हैं कि जो रीजन में लोग आते हैं या जो काम कर रहे होते हैं, देखें किसी भी स्पोर्ट्स को खिलाना और डेवलपमेंट ये बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल 180 डिग्री, डेवलपमेंट इज द वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट ना, बहुत ही डिफरेंट चीज है। तो इतना सेंसिटिव एरिया है ये डेवलपमेंट का कि जब आप किसी को डेवलप कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत सी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है कि उसकी इंजरी ना हो और वो उसकी गलत जो है ना उसको गलत आदत ना पड़ जाए खेलने की,
ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, यानी जिसमें बायोमैकेनिक्स भी शामिल होती है। बाद जगहों पे जो है ना कुछ ऐसे रेयर केस होते हैं कि हम उनको उनके नेचुरल स्टाइल पे खेलने देंगे, लेकिन वो बहुत ही रेयर केस होते हैं, हर कोई उस पैरामीटर में नहीं आता। अब जब जो डेवलपमेंट फेज में जो ये बात जानेगा तो वही तो प्रोसेस करेगा। अब इसी के साथ साथ हमने इस 3 साल के प्रोजेक्ट में जलाल भाई के साथ हमने ये भी देखा कि जो इन्होंने बात की पर्सनैलिटी की और ग्रूमिंग की, इस पे भी बहुत काम हुआ, लेकिन उनके क्लॉथिंग पे, उनके इक्विपमेंट पे, और जो हमने अल कौसर के साथ हमने एक प्लान बना के अल कौसर मिस्ट्री का और जेसीए का हेल्पिंग हैंड के इन बच्चों को हमने एक टूर भी करवाया, जिसमें हैदराबाद में मैच खेला, शादातपुर में खेला, मीरपुर खास में, और स्टे हमने राजदाबाद में किया था। तो उनको हमने एक अच्छी क्वालिटी की ट्रैवलिंग भी दी है, खाना भी दिया, मतलब कोई एहसान नहीं किया। बात सही है बिल्कुल इनकी, हमने कोई एहसान नहीं किया, लेकिन असल चीज ये है कि जो बच्चा आ रहा है तो उस पे जो इन्वेस्ट हो रही है चीज, तो वो क्या सही तरीके से इन्वेस्ट हो रही है। और इनको हमने एक विजन दिया इन बच्चों को कि आप जब ये सीख जाएंगे और हम जिस स्टेज पे आपको पे बैक करें तो आपको भी ये काम करना है। तो ये कैसे चीज होगी, ये डेफिनेटली उसी वक्त होगी कि जब उनकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग होगी। जब तक उनका कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं होगी, ये कैसे होगा मुमकिन। तो ये बातें इस तरह नहीं है कि ये 3 साल का प्रोजेक्ट ये ऐसे जो है ना बगैर किसी प्रोसेस से गुजर गया, इसमें बड़ी प्लानिंग शामिल है। अच्छा, ये प्रोजेक्ट तो खत्म हो गया, नया प्रोजेक्ट इसमें मैं एक बात थोड़ी सी ऐड करूँ, फिर आपका सवाल जी सुनता हूँ मैं। जो पे बैक की बात हो रही है ना, देखें अब हमारे जितने भी टॉप प्लेयर हैं अभी आज भी वो डिमांड कर रहे हैं, चाहे बोर्ड से करें या किसी तरह, मगर पे बैक कुछ नहीं कर रहे। तो ये क्योंकि अगर उन्हें इनिशियली वो ट्रेनिंग दे दी जाती जो हमने इनको दी है, जिसमें कैरेक्टर बिल्डिंग में हर चीज आ गई, तो हो सकता था कि इनमें से 6-7 प्लेयर ऐसे होते जो अपने एरिया में, डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा प्रोजेक्ट ले आते जिससे कि वहाँ की क्रिकेट बहुत बेहतर हो जाती, या क्लब कोई अच्छा कर लेते। वो लोग टीवी बैठे कहते अपना क्लब जिससे खेलें वही कागज पे क्लब है आज तक। और भाई कोई चीज तो करो, फिर आप क्रिटिसाइज करो। तो मैं प्लेयरों से अभी भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, जिसने एक चीज खेली है, अल्लाह ताला ने उनको पैसा भी दिया है, वो अपना पैसा ना खर्च करें, मैं नहीं कह रहा, मगर वो तो फंड ला सकते हैं। जैसे हम हेल्पिंग हैंड से बढ़ा, मैं जाती पैसे थोड़े खर्च कर रहा हूँ उसमें, सही, जो फंड आया वही खर्च कर रहा हूँ ना। तो वो तो हमसे बड़े बड़े नाम है, वो ला सकते हैं, मगर उसमें विल चाहिए और ये उन्हें एहसास चाहिए कि हम कुछ पे बैक करें। तो मैं बार बार अब ये बात करता हूँ कि भाई आप लोग अपने अपने एरिया में जहाँ से आपने क्रिकेट खेली, आपको क्रिकेट ने बहुत कुछ दिया, आप क्रिकेट को तो पे बैक कर दो। सॉरी, अब आपका सवाल में आपने पे बैक की बात की, तो अगर सिर्फ मैं मलिर की बात करूं तो एक क्लब से ही इतने टेस्ट क्रिकेटर निकले, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा फिर इस एरिया में क्रिकेट का क्या हाल है, उस क्लब का क्या हाल है, उस क्लब के अंदर बच्चों के अंदर क्या किस चीज की जरूरत है। इस तरह अगर जोन 6 के अंदर देखें तो इतने टेस्ट क्रिकेटर निकले, जोन 1 से, जोन 2 से, लेकिन कभी किसी खिलाड़ी ने जब अपने उस उरूज पे पहुंच गया तो उस जगह झाके नहीं देखा कि यहाँ पर क्या किस चीज की जरूरत है। हाँ, तो किस चीज की निशानदेही करती है, ये इंसान की कैरेक्टर से रिलेटेड है। वैल्यूज को समझना होता है कि भाई अब मेरी कुछ वैल्यूज हैं कि मैंने अगर आज इतना अर्न किया है क्रिकेट से, तो मैं कुछ तो क्रिकेट को किसी भी शक्ल में पे बैक करूँ ना। जिस तरह बड़े बड़े अमीर लोग हैं, वो जब एक स्टेज पे पहुंच जाते, बिल गेट की बात कर ले, वो कितने कितने लोगों को डोनेशन देना, ये देना, ऐसे सैकड़ों लोग पड़े हुए हैं जो पे बैक करते हैं। तो मैं यही कहूँगा, हमारे क्रिकेटर माशाल्लाह से जो इस दौर के क्रिकेटर हैं, उनको फाइनेंशियली कोई मसला नहीं। मैं फिर ये कह रहा हूँ अपनी जेब से ना खर्च करें, उनके इतने ताल्लुकात हैं दुनिया में, वो बड़े आराम से एक डिस्ट्रिक्ट पे एक बड़ी क्वालिटी एकेडमी चाहे कह लें उसको, चाहे वो एक प्रोजेक्ट कह लें, वो ला के कर सकते हैं। इसी तरह आपने मलिर का जिक्र किया, मलिर से बहुत सारे एक क्लब से निकले, मलिर जिमखाना के शायद नाम ले लूंगा, तो वहां से जो लोग हैं वो क्या अपने क्लब को सही कर सके? आज तक नहीं कर सके। हमने वाइटल 5 क्रिकेट क्लब बनाया, वो उस पैटर्न पे बनाया है जो मॉडर्न डेज क्लब होता है, उसमें हमने हर चीज, और इंशाल्लाह वो अब हम रिवाइव कर रहे हैं। आप अगले 6 महीनों में देखेंगे कि उस क्लब को हम वापस उस शक्ल में ले आएंगे जिसमें हमने उसको स्टार्ट किया था। तो ये जिम्मेदारी मैं अगर ले रहा हूँ और मैं अपनी टीम एक बना के ले रहा हूँ, उसमें ये भी शामिल है। तो जो बड़े बड़े नाम है उनको क्या तकलीफ है? तो सिर्फ विल चाहिए, और वो विल आएगी जब आपके अंदर ये एहसास होगा कि यार हमें पे बैक करना है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज और ऐड कर दूं कि सिर्फ यही काम नहीं कर रहे हम जो है स्कूलों की स्पोर्ट्स साइंसेस की करिकुलम पे भी काम कर रहे हैं और डिफरेंट गेम्स के मॉड्यूल पे भी काम कर रहे हैं। जलाल भाई, हम लोग इस पे भी काम कर रहे हैं। तो अगर कोई इंस्टीट्यूशन ये चाहता है कि ये काम उनके साथ हो तो हमसे जरूर कांटेक्ट करें। आपके इस प्लेटफॉर्म से हम ये बात कर रहे हैं, और डेफिनेटली जेसी और अल कौसर की जो एक कहना चाहिए कि जो MOU है, वो सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी को
जो है सर्व करने के हवाले से, पे बैक करने के हवाले से। बिल्कुल ठीक है। वक्त चला गया कि आप टीवी पे बैठ के तनकीद करना बहुत आसान होता है, लेकिन अब मैदान में आना होगा और आपको जिस क्रिकेट ने ये मुकाम दिया है वहां से आपको कुछ ना कुछ तो उन बच्चों तक पहुंचाना होगा। प्रोग्राम में एक ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बात कर रहे थे कि वो खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेटर हो, इंटरनेशनल हो या फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हो, जिस क्लब ने, जिस इलाके ने उसको इतनी इज्जत दी है, यकीनी तौर पर आपको मैदान में आना होगा। बैठे बैठे तनकीद से काम नहीं चलेगा कि किसी रीजन पे या क्रिकेट बोर्ड पे तनकीद की। आप आए मैदान में और अपने क्लब का हाल देखें, अपने रीजन का हाल देखें, अपने जोन, अपने डिस्ट्रिक्ट का हाल देखें और वहां जाके कुछ करके दिखाएं। अल्लाह ने आपको ये मुकाम दिया है, ये इज्जत दी है, इतनी शोहरत दी है, इतनी दौलत दी है, तो वो किसी सही जगह लगाएं। जिस तरह जलालुद्दीन जो है वो अब मैदान में आ चुके हैं, अपने प्रोजेक्ट के बाद भी वो अपने क्लब के ऊपर भी जा रहे हैं, अपने जोन पे भी जा रहे हैं। रुकावटें बहुत आएंगी और आपको रोकने वाले भी बहुत होंगे, माफिया भी बहुत होंगे, लेकिन आपने अगर डर के घर बैठ जाना है तो फिर आप तनकीद भी नहीं करें। अगर आप मैदान में हैं तो यकीनी तौर पर आप उनका सामना भी करेंगे। बड़े बड़े हमने पैगंबरों को भी देखा और इन लोगों को देखा था कि वक्त के फरौन के सामने जो खड़ा होता है यकीनी तौर पर वही मर्द मुजाहिद होता है। जी जलाल भाई, अब वक्त आ गया है कि आप टीवी पे बैठ के तनकीद नहीं बल्कि मैदान में आना पड़ेगा। देखिए, बहुत आसान होता है टीवी में तनकीद कर लें या क्रिटिसाइज करें या अच्छी बातें भी बताएं, मगर उसका इम्पैक्ट नहीं आ रहा है क्योंकि जो लोग उस जगह पे बैठ के काम कर रहे हैं वो आपकी सुन ही नहीं रहे या आपको अहमियत नहीं दे रहे हैं। सही। तो इसका हल क्या है कि आप खुद करके दिखाएं ना। एक छोटा प्रोजेक्ट ले ले, छोटा आप एक क्लब से ही ले ले, मैं तो कह रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट को भी छोड़ दो, एक क्लब ऐसा मॉडल क्लब बना दे जो दुनिया में क्लब्स होते हैं, जिसकी एक कमेटी होती है, जिसका एक ग्राउंड होता है, जिसके टीमें होती हैं, जिसके मैनेजमेंट होती है, जिनके अपने प्रोग्राम चल रहा होता है, वो एक क्लब होता है, एक मॉडल क्लब होता है। ठीक है ना, सब दुनिया में खेले उन्हें हमसे ज्यादा पता है कि क्लब किस तरह चलता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं और जो बात कह रहे हैं वो खुद करके दिखा दें तो आपकी इम्पैक्ट ज्यादा हो जाएगा, लोग आपकी बात ज्यादा मानेंगे। हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हमने कहा कि ग्रास रूट से क्रिकेट सही होगी, तो हम ये प्रोजेक्ट लेके आ गए ग्रास रूट्स का 3 साल का, और इंशाल्लाह वो कहते हैं कि भाई और भी करो, किसी और शहर में कर देंगे हम, जब वो कह रहे हैं तो फिर डॉलर भी हमारे पास आएंगे। जो लोग खुश नहीं होंगे कि डॉलर आ रहे हैं, मगर वो डॉलर आएंगे तो वो इन्वेस्ट भी होंगे। सही। तो मेरे कहने का मकसद है कि ये सब हमारी लेगेसी है क्रिकेट, हमारी प्रॉपर्टी है क्रिकेट। अगर कोई लोग चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, रीजन लेवल पे सही नहीं कर रहे हैं तो हमें घुसना है। जाती लड़ाई नहीं है आपकी? नहीं, किसी से लड़ाई आपकी क्रिकेट की वजह से अगर कोई मजामत भी है तो क्रिकेट की वजह से ही है। और हम वहां पे उन्हें कोशिश करेंगे जिस हद तक रोक सकते हैं गलत काम करने से, या अगर वो अच्छा काम नहीं कर रहे तो उनको बता सकते हैं कि अच्छा, या वो नहीं सुन रहे तो हम खुद करके दिखा सकते हैं। सही। तो यही मैं बाकी अपने प्लेयरों से कहूंगा कि उस सब ने क्रिकेट खेली माशाल्लाह से। मैं तो बहुत थोड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, जो लोग बहुत 50-50, 100 टेस्ट खेले, उनको कहीं ना कहीं पे बैक करें। तो आप देखें, मैं क्रिकेट बोर्ड को हम छोड़ दें क्रिटिसाइज करना, हम अगर एक अपना एक बना लें, एक कमेटी बना लें, कुछ प्लेयर मिलके अपने एरिया में शुरू करें, 3 साल बाद देखें, कम से कम 5-7 ऐसे प्लेयर आ जाएंगे जो अब भी इंटरनेशनली वर्ल्ड क्लास बन सकते हैं। अदनान में यही मैं अब हॉकी में लेके जाता हूँ, तो हॉकी का हाल एक वक्त में था, गली गली में हॉकी खेली जाती थी, हॉकी स्टिक हो ना, लकड़ी से हॉकी खेली जाती थी। पाकिस्तान का मुकाम ऐसा था, सारे टाइटल पाकिस्तान के पास थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रिक्ट से, क्लब से, पाकिस्तान से, डिपार्ट से हॉकी खत्म होती गई, मतलब कभी किसी पे काम नहीं हुआ। और उन खिलाड़ियों ने जिनको पाकिस्तान ने इज्जत दी, दुनिया में उन्हें इज्जत मिली, उन्होंने भी ओलंपियाड, उन्होंने इंटरनेशनल में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, कभी ग्रास रूट पे नहीं देखा। अपनी कोचिंग, अपने ओहदों के लिए तो बात की, लेकिन कभी नीचे ग्रास रूट में बात नहीं की। देखिए, बात यह है कि जब अगर हॉकी से मुझे कुछ हासिल हुआ है और अगर मैं अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में सिर्फ अपनी ही प्रमोशन चाहता हूं और अपनी ही चीज़ों को मैं बढ़ाना चाहता हूं तो कुछ हासिल नहीं होगा। सही। अभी इस वक्त एक्चुअली जो 2 पैरेलल जो है ना, एक 80s और 90s के हमारे जो प्लेयर्स हैं, और सारे रिस्पेक्टफुल हैं क्योंकि कुछ हमारे सीनियर्स हैं, कुछ हमारे साथ खेले हैं, कुछ हमारे जूनियर्स हैं। अब एक्चुअली जो मॉडर्न डेज जो हॉकी की जो कोचिंग हो गई है वो बहुत ही डिफरेंट हो गई है।
और जिस तरह ये ऑफ साइड रूल जब से खत्म हुआ है, ऑस्ट्रोटर्फ के आने से इतना फर्क नहीं पड़ा जितना ऑफ साइड रूल खत्म 84 का वर्ल्ड कप उन्होंने ऑस्ट्रेलिया पे जीता, 94 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया पे जीता, बिल्कुल जीता। जब हुआ ये कि 90s में जब ये ऑफ साइड रूल खत्म हुआ है तो उसमें जो है यूरोपियन हॉकी, मॉडर्न डेज हॉकी की ना बड़ी अहमियत हो गई है। अच्छा, अब उसमें सिर्फ यानी 5-3-1 तो 3-2-1 तो ऑब्सोलीट हुआ इस वजह से क्योंकि ऑफसाइड रूल खत्म हो गया, लेकिन अब 20 प्लेइंग स्ट्रक्चर हैं जो इस वक्त एग्जिस्ट करते हैं वर्ल्ड हॉकी के अंदर। अच्छा, अब FIH के जितने कोर्सेज हैं, अब देखिए ये जो बात है ना, ये हम इसको क्रिटिकली देख रहे हैं, सही, हम किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहे, ना हम इस डर्टी इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा हैं। हम तो एक चीज जो सीखी है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि सोसाइटी को दें। तो वो जो वहां से जो FIH के जो कोर्सेज हो रहे हैं वो यूरोपियन हॉकी कोचिंग सिखा रहे हैं। अच्छा, अब इसमें टोटल हॉकी, सेव हॉकी की बात हो रही है, रीपोजिशनिंग की हॉकी की बात है। मेरी ताहिर जमान से इस पर काफी डिस्कशन हुई है, लेकिन जो 80s का प्लेयर है वो कहते हैं कि स्किल बेस्ड होना चाहिए। तो हम क्यों ना अपना ऐसा एक थिंक टैंक डेवलप करें, लेकिन थिंक टैंक डेवलप कब होगा जब हर आदमी अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी से हट के, यानी इंडिविजुअल सोच से हट के थिंकिंग से हट के वो सोचे कि हम कलेक्टिवली क्या काम कर सकते हैं। सही। तो उसमें आके फिर हम कोई ऐसी चीज, ऐसा मॉड्यूल बनाएं कि हम उनका तोड़ निकालें, हम उनको ब्रेक करें। हम उनके कोर्सेज करके आ रहे हैं, उनका इस चीज का उनको सोल्यूशन पता है कि टोटल हॉकी में जो प्लेइंग स्ट्रक्चर है उसमें रीपोजिशनिंग क्या होती है, ये सब उनको पता है। तो जाहिर बात है कि, और फिटनेस जो है हमारा, जाहिर बात है कि एक बहुत ही पुअर एरिया है। और ये मैसेज फिर मैं कह रहा हूं कि ये सारी चीजें, ये नॉलेज जो है, एम्पावरमेंट जो है, ये नॉलेज एम्पावरमेंट ग्रास रूट लेवल तक जानी है। जब तक ग्रास रूट लेवल तक नहीं जाएगी, जब तक कुछ भी नहीं होगा। तो और डेफिनेटली कैरियर ओरिएंटेड स्पोर्ट्स होनी है, ये तो हम बार बार कह चुके हैं। और जहां तक जलाल भाई की बात है, तो जलाल भाई का कंट्रीब्यूशन ये भी है अल-कौसर के साथ कि अल-कौसर यूनिवर्सिटी ने जब स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप की अप्रूवल हुई और जब मेरी मैनेजमेंट ने उसको अप्रूव किया, तो जलाल भाई ने फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो जो है बनवाई। अच्छा। और हमने अपने जो है अपने इस पे फेसबुक पे अल-कौसर के इस पे लगाई पेज पे। तो ये भी एक कंट्रीब्यूशन है पे बैक करने का, सिर्फ पैसों से नहीं होता। आपकी नॉलेज, आप अपनी नॉलेज से भी पे बैक कर सकते हैं, आप अपनी पर्सनालिटी से भी पे बैक कर सकते हैं, अपनी जो यानी जो आपने सीखा है जिंदगी में और जो रिसर्च की वो भी आप पे बैक कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि पैसों से ही पे बैक हो। अच्छा जलाल भाई, अब एकेडमी का कल्चर हमारे यहाँ बहुत आम हो गया है, सही है, फीस ली जाती है, कोचेस को भी पे किया जाता है, लेकिन एकेडमी आप क्या मशवरा देंगे कि अगर अच्छी एकेडमी चलानी है तो उसके क्या रूल्स रेगुलेशन है, क्या उसका तरीक़ेकार है, आप अच्छी एकेडमी चला सकते हैं? जी हाँ, एकेडमी पैसे ले तो कोई बुराई नहीं है, मगर एक तो कॉम्पिटेंट लोग वहाँ उसको चला रहा हूँ, दूसरा देखें कोचेस क्वालिफाइड होने चाहिए, क्वालिफाइड प्लस कॉम्पिटेंट। सर्टिफिकेट लेना इज नॉट इनफ, सही, उन्हें वो काम करना भी आता हो। अब आप मुझे पूरे जो प्राइवेट एकेडमीज चल रही हैं, कोई एक अपना प्रोग्राम बता दे मुझे कि मेरा अंडर 15 का ये 3 महीने का ये प्रोग्राम है, मैं ये रन करता हूँ। सही। किसी के पास कोई प्रोग्राम नहीं है, डे टू डे कोचिंग करते हैं, लाइक स्कूल आप आए, क्लास लिए, चले गए, उसमें कोई एक आध बच्चा अच्छा हो, उसने ज्यादा सीख लिया। मैं कहता हूँ प्रोग्राम बेस आप एकेडमी करें, 3 महीने का एक प्रोग्राम हो, उसमें बच्चा है एडमिशन ले, चाहे एडमिशन ले, पैसे दे, मगर वो प्रोग्राम आप पूरा कंटिन्यूस करें और ये बताएं कि इस प्रोग्राम से हम क्या दे सकेंगे बच्चे को और नेक्स्ट लेवल क्या होगा। तो इस तरह हमें डिफरेंट एज के प्रोग्राम और उसकी कंटिन्यूशन फिर रहनी चाहिए आगे। जैसे अगर 3 महीने का एक प्रोग्राम रन किया अंडर 15 बच्चों का, तो अगला प्रोग्राम उनका कौन सा होगा और वो कितने दिन का होगा और उसमें हम क्या सिखाएंगे। तो ये इंटीग्रेशन भी चाहिए और ये कंटिन्यूस ये प्रोसेस होता रहना चाहिए। तो एकेडमी जितनी भी मैं देख रहा हूँ, वहाँ किसी के पास कोई प्रोग्राम नहीं है, बस जब मर्जी आती है, कुछ वो वार्म अप हुआ, एक जनरलाइज्ड किस्म का है, वो गए नेट करा दिया, वो देख रहा है नहीं देख रहा, थ्रो डाउन हो रही है। थ्रो डाउन होना कोई बुरी बात नहीं है, मगर थ्रो डाउन जो मकसद के लिए करा रहा है वो भी तो देखो उसको कि वो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये चीजें भी, और फिर जिस एज का बच्चा है उसके लिए क्या चाहिए, आप वो बच्चे को आप आज के जो एलीट प्लेयर है उसको वो वाली ट्रेनिंग करा रहा हो, यानी ड्रिल करा रहा हो, तो वो सही नहीं है ना। तो इसलिए उनको एक सिस्टमेटिक तरीके से प्लानिंग करके, प्रोग्राम करके कोचिंग करें तो इससे बेहतर रिजल्ट आ सकता है। आखिरी एक मिनट है, पैसे लेते रहे, पैसे की कोई बात नहीं। स्कूल क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पिछले साल भी कराई और 25-30 लाख रुपए इनामी रकम भी रखे, स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम में वो काम आएंगे, लेकिन स्कूल क्रिकेट में जेन्युइन बच्चा हमें बहुत कम नजर आता है। अब किस तरह से स्कूल क्रिकेट को शफाफ और ट्रांसपेरेंट बनाया जाए? देखें, एक तो स्कूल क्रिकेट जो है वो एक तो ओवरऑल जो डिसेंट्रलाइज अब तक
नहीं करेगा, लाहौर से बैठ के पूरे पाकिस्तान की स्कूल क्रिएट कराएंगे तो कभी भी उसका रिजल्ट नहीं आएगा। कौन से ऐसे स्कूल हैं जो जाली प्लेयरों को भर रहे हैं, ये कर रहे हैं। दूसरे अगर मुझे ये बता दें जेन्युइनली कि जितनी स्कूल की पिछले साल क्रिकेट हो उसमें से कौन से ऐसे बच्चे आए जो दूसरे सिस्टम से नहीं आ रहे थे, यानी कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट वाला लेवल है 15-17, उसके अलावा कोई बच्चे स्कूल से आए तो हम कहेंगे अचीवमेंट हुई ना स्कूल से। वही बच्चे जो डिस्ट्रिक्ट में खेल रहे हैं, वही बच्चे स्कूल में खेल रहे हैं, तो वो तो उसका कोई फायदा नहीं। दूसरे डिसेंट्रलाइज करना, आपको ट्रस्ट करना है। वो समझते हैं जो लाहौर में बैठे हैं वो सब ईमानदार हैं, मैं तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट के फेवर की बात कर रहा हूँ, सही, ठीक है ना। आप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, उनको पैसा दें और उनकी अकाउंटेबिलिटी करें, यानी ऑडिट करें और फिर अकाउंटेबिलिटी करें। ये तरीका, ना कि आप कहें सब चोर है हम करेंगे वहां से बैठ के, तो नहीं हो सकता। आपको डिसेंट्रलाइज करना होगा और जेन्युइन स्कूल की खाली बॉक्स को टिक करने वाली क्रिकेट ना कराएं। हो गया 100 मैच होगा 200 मैच, इससे नहीं होगा। आपको कॉम्पिटिटिव क्रिकेट होनी चाहिए और वो क्रिकेट डिस्ट्रिक्ट वाइज होनी चाहिए पहले, और डिस्ट्रिक्ट को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे और डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी है कि जेन्युइन स्कूल को लें, उनको खिलाएं, उनमें से कोई बच्चे निकालें। अच्छा, फिर एक फॉलोअप चाहिए होता है जो हम यहाँ नहीं होता। जितना भी ये भी यहाँ लोकल जो डिस्ट्रिक्ट या रीजन करा होती है, टूर्नामेंट का भाई, टूर्नामेंट से पहले प्रिपरेशन होती है, बाद में फॉलोअप होता है, उनकी डेवलपमेंट होती है, जो परफॉर्मर होते हैं उनको ताकि नेक्स्ट लेवल पे। ये तो कहीं होता ही नहीं है, सिर्फ टूर्नामेंट करा दिया, वो घूम रहा है, मैंने 18 टूर्नामेंट कराया, मैंने इतने कराए, मैं हर जगह तकरीरें झाड़ रहा है बैठ के यहाँ पे। और टूर्नामेंट अपनी जगह एक अहम चीज है, मगर उससे पहले प्रिपरेशन चाहिए और बाद में फॉलोअप चाहिए, जो कि यहाँ तो कहीं नहीं होता। तो जो आपने बात की स्कूल क्रिकेट का, मैं आखिर में कह दूं, क्रिकेट होनी चाहिए स्कूल की, और जिसका काम है वो करे। उसूल तो एजुकेशन डिपार्टमेंट जैसे हमारे दौर में होते तो वो करता था। पीसीबी भी अगर करा रहा है तो डिसेंट्रलाइज करे और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे डिस्ट्रिक्ट को। नाज़रीन, आज आपने जो बातें सुनी, यकीन तौर पर हमारे प्रोग्रामों में इस तरह की बातें नहीं होती है, और ग्रास रूट लेवल पे, एकेडमी लेवल पे, स्कूल लेवल पे किस तरह से टैलेंट, क्योंकि ये रॉ मटेरियल है, आगे चल के यही जो है वो डिस्ट्रिक्ट और डिपार्ट, उसके बाद पाकिस्तान अंडर 19 और भी पाकिस्तान की टीम के काम आएगा। आज अगर हम जो बोएंगे तो कल वही पाएंगे। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया जलाल भाई आपका आने का। अदनान अशरफ साहब आपका बहुत शुक्रिया। जिंदगी ने वफा की तो फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अपने होस्ट फरहान फरीद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।